नमस्कार, डेली डोज़ में एक बार फिर मैं आपके साथ आपकी दोस्त मोनिका आर्य। कल के प्रोग्राम में हमने चर्चा की थी मैन इन मीडिया पर, यानी कि मीडिया में पुरुषों की स्थिति पर, उनके हालातों पर। लेकिन हम सिर्फ एक सेगमेंट को लेकर अगर बात करें तो ये शायद पूरा जो पुरुष वर्ग है, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। उस समय मैंने इस बात का भी ज़िक्र किया था कि पुरुष भी आज बहुत निरीह और परेशान, समस्याग्रस्त नज़र आते हैं क्योंकि कुछ कानून देश में ऐसे बन गए हैं, जो उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। मैंने ये भी कहा था कि पुरुष सुसाइड करते हैं, महिलाओं के टॉर्चर से तंग आकर और ये शायद हास्यास्पद लगे लेकिन ऐसा होता है। बात करने जा रही हूँ उस शख्स से जो पिछले 12 सालों से अनवरत इन पुरुषों के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए, इनके अधिकारों के लिए लगातार लड़ रही हैं। आज हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रही हैं बेंगलोर से ज्योति पांडे जी। ज्योति तिवारी जी होती थी जो शायद शादी के बाद ज्योति पांडे जी हो गई हैं। जी, तो जी। नमस्कार ज्योति जी, स्वागत का डेली नमस डोज़ के इस मंच पर। तो नमस्ते सबसे मोनिका जी, पहले थैंक तो यू। हाँ, जी, सबसे पहले तो ज्योति जी ये जानना चाहेंगे कि ये जो जर्नी है आपकी, ये शुरू कैसे हुई? जब मेरी ये शुरुआत में ये हुआ था कि 2 बच्चे हो गए हैं, तो अब मतलब आपकी ब्रेक आवाज़ मतलब हो बहुत गया कम है। आ रही है ज्योति जी। मैं 1 मिनट चेक करती हूँ, हो सकता है कि ये लैपटॉप में ही आवाज़ कम हो। हाँ, तो मेरी शुरुआत 2012 में हुई थी ये, और एक पर्सनल ट्रेजेडी के कारण हुई थी। उससे पहले तक तो मैं ये सब बात नहीं कर रही थी, और इस तरह की बल्कि कोई बात नहीं कर रही थी। हाँ, जेंडर विषयों पर मैं अपनी बात करती थी क्योंकि मैंने मीडिया की पढ़ाई करी थी, और महिलाओं के लिए मुखर होकर बोलना उसमें अलग से सिखाया ही जाता है। फेमिनिज्म पार्ट जी, होता है जर्नलिज्म का। तो मैं वो सब बात तो कर रही थी, लेकिन एज अ थर्ड पर्सन कर रही थी, मुख्य धारा में नहीं थी मैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और मेरा पूरा ध्यान उनके ऊपर था कि पहले ये थोड़े बड़े होंगे तब मैं काम करूँगी। और जिस समय मैं काम ढूंढ रही थी कि हाँ अब मेरे बच्चे इस लायक हो गए कि उनको छोड़ा जा सकता है, उसी समय ये घर में ट्रेजेडी हुई, मेरे भाई की मृत्यु हुई। और वो जी, जो है एक ऐसा कारण फिर बना कि उसके बाद फिर मुझे इसमें ना मेन स्ट्रीम इसमें एक्टिविज्म में उतरना पड़ा, क्योंकि इसके बारे में कोई बात हो नहीं रही थी। और वो मेरे भाई की जो मृत्यु है वो ऐसी परिस्थितियों में हुई थी जिसके कारण मुझे फिर बात करनी पड़ी, क्योंकि वो अपनी बात कहने के लिए था नहीं। तो इसलिए मुझे फिर आना पड़ा और उसकी तरफ से सारी बात करनी पड़ी। और फिर ऐसा हो गया कि वो बात करते करते एक भाई नहीं कई सारे भाई मिलते गए, और फिर वो बातचीत जारी रही। जी। तो ज्योति जी आपकी थोड़ा फैमिली और एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे। मेरे जो पिताजी हैं वो इंडियन एयरफोर्स में 26 वर्ष तक काम किए हैं, और मेरी मदर होम मेकर जी, थी। और मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो केंद्रीय विद्यालय से की। जो लोग आर्म फोर्सेस वाले हैं वो जानते होंगे कि सब हम आर्म फोर्सेस वाले बच्चे केंद्रीय विद्यालय पढ़ने जाते हैं। और उसके जी, बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हिंदी में ऑनर्स किया था। उसी के बाद मेरा आकाशवाणी लखनऊ में सिलेक्शन हो गया, और विवाह के बाद मैंने एक्चुअली जर्नलिज्म पूरा किया, क्योंकि ये हो रहा था कि जर्नलिज्म कर लूँगी तो आराम हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि प्रोग्रेस करने में आगे होगा। और मेरे हस्बैंड कॉरपोरेट में हैं, और इसी तरह हम लोगों की शुरुआत हुई थी। अरेंज मैरिज हुई थी मेरी बेसिकली। अच्छा ये जर्नलिज्म आपने मतलब शादी के बाद किया था? जी, भारतीय विद्या भवन से। ओके, तो उस समय मुझे लगता है आपने दूरदर्शन वगैरह में काम भी किया है? हाँ, हाँ, मैंने एंकर। दूरदर्शन में भी छोटे-छोटे प्रोग्राम्स किए हैं अवेयरनेस वाले। मेरा बच्चा काफ़ी छोटा था तब, तो मैं जाती थी, लेकिन वहाँ पर आराम थी कि मैंने लखनऊ से शुरुआत की थी, लखनऊ की रहने वाली हूँ मैं। तो वहाँ पर जॉइंट फैमिली और ये सब था, तो थोड़ा सेटअप में आराम था कि मैं काम कर सकती थी। फिर हम नोएडा शिफ्ट हो गए, तो फिर मैंने वो ब्रेक लिया, क्योंकि जैसा हम अमूमन महिलाओं के साथ होता है, नहीं देखा जाता बच्चे को ऐसे अकेले छोड़ना घर पे। तो फिर इसलिए मैंने जी, छोड़ दिया थोड़े दिन के लिए। ओके। ये बहुत एप्रिशिएबल है क्योंकि अधिकांश जो है वो बच्चों के ऊपर करियर को चुनते हैं। कई बार तो मजबूरी होती है, उसके मजबूरी लिए होती है, हाँ। कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ केवल शौक के लिए ऐसा किया हुँ, जाता है, वो शायद सही नहीं है। क्योंकि हाँ, बच्चे हाँ। छोटे होते हैं और जिस तरह की वीडियोज़ हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि बच्चों के साथ जो केयर टेकर हैं या मेड हैं, बेबी सिटर हैं, वो लोग कैसा व्यवहार कर रही हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुँ, हुँ। अब हम अपने मेन इस जो वीडियो को बनाने का उद्देश्य है उसकी तरफ चलते हैं। आप ये बताएँ कि पुरुषों को ऐसा माना जाता है कि वो बहुत
बलिष्ठ होते हैं, बहुत सबल होते हैं, सशक्त होते हैं और उनको ही शोषक माना जाता है। पितृसत्ता सुनते-सुनते अब तो कान पक गए हैं कि ये पितृसत्ता है, इतना फेमिनिज़्म हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहा है उसके बाद भी। हुँ। तो हम लेकिन बात करेंगे कि क्या वास्तव में पुरुष भी आज पीड़ित है? उसके सामने क्या-क्या समस्याएँ हैं? उसके उसका किस-किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है? और अगर आप कुछ केस स्टडीज़ भी यहाँ पर शेयर कर सकें, तो हुँ, ये हमारे दर्शकों के लिए भी शायद बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है। एक्चुअली पितृसत्ता तो पेट्रियार्की का इन्होंने हिंदी रूपांतरण कर दिया बस। हमारे यहाँ तो आप देखोगे तो बहुत सारे घरों में माएँ चलाती हैं या फिर फादर डिसीजन तो ले रहा होता है लेकिन पीछे से माँ का जोर होता है वहाँ पे। ये मैंने जी। बाद में ऑब्जर्वेशन से जाना। अगर मैं अपनी लाइफ को दोबारा से उठा करके देखूँ और ये देखूँ कि हाँ कौन-कौन लड़के थे जो सता रहे थे तो महिलाएँ ज़्यादा निकलेंगी उस तक। ये वाली बात है कि पितृसत्ता सता रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाएँ भी महिलाओं को सता रही थी और महिलाओं को सताना आसान होता है महिला द्वारा। ये सारे ऑब्जर्वेशंस तब हुए जब घर पे केस हो गया। जब लगा कि अच्छा अब तो मतलब कोई कुछ बचा नहीं है तो अब हमको बात करनी पड़ेगी इस बारे में। केस स्टडी मैं आपको बताऊँगी जिसके बाद से फिर मैंने ऐसे सुसाइड स्थलों पे जाना एक केस मैंने कवर किया था जब मैं नोएडा में रहती थी और वहाँ पर मुझे एक बहन का फ़ोन आया, एक भाई की बहन का फ़ोन आया कि उसके भाई ने लोग बोल रहे हैं सुसाइड किया है, पर वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है। तो जब मैं उस घटना स्थल पे पहुँची, नोएडा से गुड़गाँव पहुँची, तो एक तो उन लोगों ने उसे सील नहीं किया था उस जगह को, हाँ, और मैं जब पहुँची तो वहाँ खून के धब्बे दीवारों पे दिख रहे थे। वो बहुत विभत्स था, अभी भी मेरे दिमाग में आता है तो थोड़ा ट्रॉमा हो जाता है मुझे सोचकर। फिर हम जब पुलिस से बात कर रहे हैं, तो पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो ना तो सुसाइड लेटर मिला है और माँ बोल रही है कि 1 दिन पहले वो लड़का कह रहा था कि माँ मैं तो ये शादी करके एकदम से फँस गया। और बेटी और जो दामाद हैं वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि एक एफआईआर तो हो जाए, तो वो एफआईआर भी नहीं हो रही है। यहाँ हम एक्टिविस्ट खड़े हैं 10-12 जो हम कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर हो जाए और पुलिस सुन नहीं रही है। तो मतलब मेरे भाई का केस तो आप छोड़ ही दीजिए, जो हुआ था वो हुआ ही था। यहाँ पर एक ओपन केस है जहाँ पर दिख रहा है कि ये जो वाइफ है उसने शायद किसी के साथ मिल करके इसको मार दिया है और वो मतलब ऐसा था कि उसके लिए हम लोगों को कैंडल मार्च और क्या-क्या करना पड़ा कि एक एफआईआर पुलिस लिख ले, तब भी बहुत मुश्किल से कहीं जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और निकला इसलिए कुछ नहीं क्योंकि ना उन्होंने कमरा सील किया था, ना कुछ हुआ था। और वो मैंने जब उस महिला को मीडिया से बात करते हुए देखा तो मैं हैरान हो गई कि जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही थी। तब मुझे लगा कि नहीं, ये पुरुष कितने भी सबल और सक्षम दिखते हों, ऐसी वाली महिलाओं के सामने वो कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि वो बॉडी से तो सक्षम हैं, लेकिन मन से और अंदर से वो लोग बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे अपनी बात कहनी है क्योंकि सोसाइटी सुन नहीं रही है, लॉज़ उनके साथ है नहीं और पुलिस इस तरह से बिहेव करती है, तो न्याय व्यवस्था भी नहीं सुन रही है, सोसाइटी भी नहीं सुन रही है और अपने पेरेंट्स भी उसकी माँ के मुँह से भी ये बात निकल ही गई कि तुमने अपने मन से की थी शादी। तो मतलब अब वो इसमें आ गया कि अब मैं कैसे अपनी बात एक्सप्रेस करूँगी, मैं तो खुद ही इस लड़की को घर पे लाया था। तो अब धीरे-धीरे से समझ में आने लग गया कि लड़कों के लिए इसलिए अच्छा भी वो मतलब आगे वो नहीं लव बढ़ मैरिज थी? रहे। हाँ, लव मैरिज थी। मुझे ओके, मुझे ओके। मुझे तब फिर लगने लगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है आदमियों के लिए खुद को एक्सप्रेस कर पाना। शायद हमने वो वोकैब्युलरी भी नहीं दी आदमियों को, वो बोल नहीं सकते। अगर वो कहें मुझे पत्नियों से सताया जा रहा है, तो जोक्स बनते हैं उनके ऊपर, लोग हुँ, मज़ाक हुँ। उड़ाते हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जी। अ आपके नेटवर्क में लगता है दिक्कत। अच्छा ये एक केस हुआ फिर वो एफआईआर दर्ज हो पाई थी आप लोगों के सबके इन्वॉल्व बहुत होने के बाद? हाँ, बहुत मुश्किल से, निकला कुछ भी नहीं उसमें क्योंकि जब आप प्रथम दृष्टया जो भी वहाँ पे चल रहा था, अगर आप वो कमरा सील नहीं करोगे, सबूत नहीं लोगे, तो फिर आप तो हाँ, सबूतों के अभाव में आप छोड़ ही दोगे, सबूत कहाँ है फिर? इस केस को बताने से पहले आपने कहा कि इसके बाद मैंने घटनास्थल पर जाना छोड़ दिया। तो वो जो हाँ। वहाँ पर आपने देखा जो ट्रॉमा, जो सेटबैक मतलब इमोशनल सेटबैक आपको लगा, साइकोलॉजिकल सेटबैक लगा, क्या उसकी वजह से या कुछ और भी देखिए, कारण? मैं आपको सही-सही बताऊँ तो मैं अपने ही ट्रॉमा से उभरी नहीं थी, जो मेरे भाई के साथ जैसा कुछ भी हुआ, उसकी डेथ हुई और फिर उसके बाद जो है केस चला और केस चलता जा रहा है, मेरे माँ-बाप लखनऊ से आ रहे हैं, मैं नोएडा से मेरठ जा रही हूँ अटेंड करने के लिए डेट। तो मैं उस चीज़ से उभरी नहीं थी और मुझे अभी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी जब तक आप अपने ट्रॉमा से ना उभरे हो, अगले लोगों की बात सुनना शुरू मत करो क्योंकि आप
क्योंकि आप खुद तो हील हुए नहीं हो अभी। तो वही हुँ, बात थी, जब मैं इस घटना स्थल पे पहुंची तो शायद वो ट्रॉमा पूरा का पूरा, वो जिसे कहते हैं ना, वो उसने वैसा रूप ले लिया जो वापस आ सामने जाता है। आया। हाँ, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ डिप्रेशन जैसी स्थिति आ रही है और मुझे अब थोड़े दिन शांत रहना चाहिए। वो वही शायद वही अलार्मिंग टाइम था जब से मैंने ठीक तरह से फिर अध्यात्म और इन सब में रुचि दिखानी शुरू की और समझना शुरू किया कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे क्या रूट कॉज हो सकता है, क्या कर्मा लोगों के इफेक्टेड हैं, क्या चीज है वो। ये आंदोलन के साथ साथ ये भी जुड़ गया तब से। और फिर मैंने ये चीज जानी कि जो चीज आपको तकलीफ देती हो, जहां जाकर मैं पहले बहुत सुसाइड नोट्स और ये सब पढ़ती थी, अब मैं नहीं पढ़ती हूँ। अब जब ऐसी न्यूज आती है, किसी को काउंसिल करना होता है, बहन से बात करनी है, माँ से बात करनी है, बस उतना ही, उससे ज्यादा इंटरेस्ट मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अपने ट्रॉमाज हैं। लोग कहते हैं ट्रॉमा खत्म हो जाता है, ट्रॉमा खत्म नहीं होता, वो फिर से खत्म वापस नहीं आता होता। है। हाँ, वो हाँ, ये बात तो सही है। हम्म, मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ कि वैसी परिस्थिति या वैसा कुछ भी थोड़ा-सा भी अगर सामने आ जाए, तो वो पूरा का पूरा इंसिडेंट जो हमारे साथ घटा हुआ होता है, वो पूरा का पूरा सामने। ये एक आपने मैरिटल डिस्प्यूट का केस बताया जिसमें लव मैरिज हुई एक लड़के की, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया घर पर और फिर उसका इस तरह से मर्डर कर दिया गया। जी, इसके अलावा जैसे जो डॉरी के फेक केसेस हैं या रेप के केसेस हैं या पॉक्सो के फेक केसेस हैं, जो ये फेक केसेस है इनसे जुड़ा हुआ अगर कोई मामला कभी आपके पास आया हो, आपके सामने हाँ। आया हो तो उसके बारे में भी तब ज़रूर तो बताएँ। पॉक्सो एक्ट भी नहीं था, लेकिन चाइल्ड अब्यूज नाम का एक मतलब था एक एक्ट। तो ये फादर जिसने एक बच्चे को गोद लिया था, ये कपल है, और मैं इस फादर की स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि इसने लग के केस लड़ा और जीता। तो जब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई, इन दोनों ने, कपल्स के बच्चा तो हो नहीं रहा था, तो इन्होंने अडॉप्ट किया। वो कुछ 2 से ढाई साल की बच्ची थी, अडॉप्ट किया और बच्ची को अडॉप्ट करके घर लाए और साल भर तक ठीक रहा सब कुछ। और उसके बाद दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट शुरू हो गया। जब डिस्प्यूट शुरू हो गया, क्योंकि उनकी 10-12 साल की शादी थी और ये महिला को ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि मैं जब कहूंगी कि मुझे मारा पीटा गया तो ये प्रश्न होगा कि तो तुम इतने साल तक कैसे इसके साथ रह रही थी। तो उसने हुँ, क्या किया, उसने ये वाला आरोप इनके ऊपर लगा दिया कि ये इन्होंने बच्ची को अब्यूज करते थे ये। तो वो हुँ। गंभीर हो गया मामला। हाँ, और उनको मतलब एक 10 से, साल साथ रहने के बाद इस तरह का आरोप लगा दिया। हाँ, इस तरह का आरोप लगाया कि ये जो गोद ली हुई बच्ची है, इसका हाँ, इसके साथ ये जो है अब्यूज करते हैं इसको। अब वो ओके। बिल्कुल ये व्यक्ति तो बिल्कुल ट्रॉमा में तो था ही, उसके बावजूद मैं कहूँगी इन्होंने इतने लग के अपना केस 2 से 3 साल तक लड़ा और प्रूव किया कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, और बच्चे की कस्टडी मुझे दी जाए। हालाँकि बच्चे की कस्टडी उनको नहीं मिली, एटलीस्ट वो आरोप मुक्त तो हो गए उससे। क्योंकि वो अपनी बच्ची को अब चाहे गोद लिए, चाहे जो भी हो, उसके साथ उनका बहुत लगाव था, मैं देखती थी। तो वो आते थे, अपनी कहानी कहते थे, हम एक्टिविस्ट लोग मिलते थे। तो तब मुझे लगा कि ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आप लोग अगर गूगल करके पढ़ेंगे तो पास्कल मजूरियर का एक केस हुआ था, जो फ्रेंच कपल इंडिया में बैंगलोर में ही आके रहे थे, और हस्बैंड वाइफ के बीच में यहाँ जो है डिस्प्यूट हुआ, और वाइफ ने झगड़ा किया और हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया कि उनके 3 बच्चे थे, 3 की 4 बच्चे थे, छोटी बच्ची को इसने रेप करने की कोशिश की और उसने यूज्ड कॉन्डम भी यूज़ किया, उसके ऊपर डाल दिया बच्ची पे। तो मतलब वो पास्कल बेचारा जेल गया, फ्रेंच नागरिक था, यहाँ बहुत हंगामा मचा कि उसको यहाँ जेल में आप नहीं बंद कर सकते और कानून नहीं है, फलाना। लेकिन वो 2 महीने, 1 से 2 महीने, उनसे भी मैं मिली हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वो बोल रहे थे कि जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको पता नहीं होता है कि आप बाहर कब आओगे। और कहते मैंने पुलिस वालों को बोला भी कि देखो तुम मुझे यहाँ पर लेके खड़े हो, और वो बच्ची जैसे ही देखी पापा और दौड़ के आई, तो अगर मैंने इसके साथ कुछ किया है ये मेरे पास नहीं आएगी। सिंपल सा है, हुँ। लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और जेल भेज दिया गया। और प्रॉब्लम क्या थी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत थी, बच्चों के साथ कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह के बहुत सारे मुकदमे देखे। याद आ रहा है मतलब ये मेंटल टॉर्चर का एक केस मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि ट्विटर पे कुछ साल पहले मैंने देखा था एक व्यक्ति ने टैग किया था एनसीपीसीआर डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री को। उसमें उसने अपनी छोटी सी बच्ची जो मुश्किल से कुछ महीनों की होगी, उसके जो उंगलियां बर्न हो गई थी, वो उसने वहां पर फोटोज वगैरह डाले थे
और कहा था कि मेरी वाइफ ने ये मुझे भेजी है, वो मुझे मेंटल ट्रॉमा दे रही है, मेंटल टॉर्चर कर रही है, मेरी बच्ची को उससे बचाओ। क्योंकि कोर्ट ने दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट रहा था, और जैसा कि होता है न्यूबॉर्न बेबी थी, और उसको जो है वो माँ के पास ही भेज दिया था, बजाय पिता को उसकी कस्टडी देने के लिए। तो उसने फिर उस पे गुहार लगाई थी, पर मुझे नहीं लगता है कि उस मामले में थोड़ा सा भी कुछ हुआ होगा या कोई इनिशिएटिव लिया गया होगा। जो केस आप बता रही हैं, 10 साल का अरसा एक बहुत लंबा अरसा होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग पहले से ना रही हो तब भी डेवलप हो जाती है। तो ऐसा क्या इतना मेजर हो जाता है? डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में होते भी हैं, ये बहुत आम सी बात है। लेकिन इतना क्या मेजर हो जाता है कि इतने संगीन आरोप लगा दिए जाते हैं और हस्बैंड को जेल करवा दी जाती है? इसको कभी आपने कुछ स्टडी करने की कोशिश की, आपको कुछ समझ में लोगों आया? के जो दबा हुआ गुस्सा है ना, मेरे हिसाब से ये इनके जितनी भी प्रॉब्लम है ये मनोरोगी है सबके सब, क्योंकि उनको उनका गुस्सा जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, उनकी ईगोस खत्म नहीं हो रही, और उनको कैसे भी इनको नीचा दिखाना है बस। तो अब वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, और ये आप 10 साल बोल रहे हैं, आजकल तो ग्रेट डिवोर्सेस बोल रहे हैं ना, ज्यादा हो रहे हैं, मतलब जो अब 50 साल के हो गए हैं, लेटेस्ट 55 तो साल। अभी जी, लेटेस्ट हाँ, तो ए आर रहमान का ही अभी सुन रहे हाँ। हैं। तो मैं अभी बड़ी तेजी में सुन रही हूँ कि इस तरह के कपल्स 20-20 साल के बाद, 30 साल के बाद डिवोर्स लेने का कोई अर्थ नहीं बनता है, अलग नहीं होने नहीं, का। चलिए डिवोर्स तो चलिए फिर भी हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये हो सकता आरोप है। प्रत्यारोप ना लेकिन होगा। आपकी आपकी अब एक मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि बस अब हो गया बहुत, अब हम साथ में नहीं रह सकते। लेकिन हम्म। मतलब आप इतने एलिगेशंस लगा रहे हैं, और एलिगेशंस भी ऐसे हल्के फुल्के नहीं, इतने संगीन लगा रहे हैं, जिसमें कि जो सब फेक है, जिसका कोई आधार नहीं है। वो मैं हम्म। थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि मतलब एलिगेशंस लगाना क्यों जरूरी है, इतने गंभीर आरोप लगाना क्यों जरूरी है? अलग होना है तो वो तो वैसे भी हो सकते हैं। बताती हूँ यहाँ पर दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि आपसी सहमति से जो डिवोर्सेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। या तो आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए जब लड़के की साइड तैयार हो जाती है कि भाई हम तुम्हें इतने करोड़ दे रहे हैं, तब तो लड़की आपसी सहमति से करने को तैयार होती है। जब वो कहता है कि मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा भाई, तुम्हें अलग होना है तुम हो जाओ, और बच्चों से मतलब मेरा जुड़ाव बना रहे, ऐसा कुछ इंतजाम करके रखो। ये बात बहुत सारी लड़कियों को पसंद नहीं आती। उनका एकाधिकार रहता है, बच्चों के ऊपर चाहिए होता है उनको, और उनको ये पता होता है कि अगर ऐसे पैसे ना निकले आपसी सहमति से, तो बच्चे के नाम पर तो ये निकालेगा इमोशनल होके, तब वो फिर इन सब चीजों में जाती हैं। तो इसका सुधार भी किया जा सकता है कि डिवोर्स प्रोसेस को थोड़ा ये लोग जो है वो कर दें, थोड़ा हल्का कर दें, ऐसा बहुत ज्यादा जो है हाई फंडा ना रखें, और एक चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ करें कि देख लें कि दोनों पार्टी के पास कितने कितने पैसे हैं, कौन कितना खर्चा कर रहा है, और कर दे वो। फिर वो लिंगर ऑन नहीं हुआ, मतलब फिर ये कि तुमने हमारे साथ ये किया, ये सब आरोप ना लगे। इन लड़कियों को ये पता है कि जैसे ही वो ये आरोप लगाएंगी तो उनका अपर हैंड हो जाएगा, फिर पैसे भी मिलेंगे उनको और सिंपैथी भी मिलेगी समाज से कि बेचारी को मारा पीटा गया, बेचारी को सताया गया, ये सारी प्रॉब्लम। आजकल एक टर्म बहुत प्रचलित है, वो है मैरिटल रेप। तो ऐसा भी कभी कोई मामला आपके सामने आया है, या इस पर आप क्या सोचती हैं, आपका क्या अगर विचार? तो आप ये कहें कि हाँ जबरदस्ती जो है संबंध मैरिजेस में बनाए जाते हैं, तो हर तरह के ही बनाए जाते हैं, मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल संबंध ही बनाए जाते हैं, जबरदस्ती तो बहुत सारे काम करवा लिए जाते हैं। और अगर मैं ये मानती हूँ कि मान लीजिए कि चलिए मैरिटल रेप एक प्रॉब्लम है भी, कि वाइफ की मर्जी नहीं है तो फिर आपने जबरदस्ती उसके साथ संबंध बना लिया, हालांकि मान मनुहार के द्वारा संबंध बनाना एडल्ट से सब जानते हैं, हाँ। लेकिन अगर आप कहें कि वो एक ही साइड की प्रॉब्लम है, मैंने ये दोनों साइड सुनी है। मैंने पुरुषों से भी ऐसे किस्से सुने हैं जहां पर उनकी इच्छा ना होते हुए भी उनको फोर्स करके और फिर जो है उनसे संबंध बनाया है लेडीज ने, और वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो जब भी मुझे याद है कि जब लास्ट जिससे मैंने ये सुना था तो वो रो दिया था ये कहते कहते कि अगर मैं इसकी शिकायत करूंगा तो लोग मुझसे कहेंगे क्या तुम नामर्द हो। लेकिन कहता है वो तो मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है ना, मेरा मन तो नहीं चाह रहा है इसके साथ जाना, तो लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब उस वाली सिचुएशन में ना आप बाहर जा सकते हो ना अंदर रह सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। और इस लड़की ने अभी आपके साथ फाइट किया है, अभी आपकी माँ को बहुत गाली दी है या सिस्टर को कुछ कह दिया है, बहन को, तो आपकी इच्छा नहीं है इसके साथ संबंध बनाने की, लेकिन आपको बनाना पड़ रहा है। तो मैरिटल रेप अगर आप कहें कि प्रॉब्लम नहीं है, 100% है, लेकिन दोनों साइड से, एक साइड से नहीं है, वो जेंडर न्यूट्रल प्रॉब्लम है। और लड़कों के लेकिन पास, इसका जो हाँ, लेकिन इसका जो समाधान तलाशा जा रहा है वो जेंडर बायस्ड है। हाँ,
फिर अगेन लड़कों को जेल भेजने की बात की जा रही है। और फिर अगर इस तरह का कोई कानून आ गया तो वो पहले जैसे दहेज एक्ट था ना, वो वैसा ही हो जाएगा फिर, कि मतलब एक तलवार अच्छा। लटक रही है तो कॉम्प्रोमाइज करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुषों की भी प्रॉब्लम को सुना जाएगा, समझा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है कुछ भी उसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यही तो सबसे ओके। बड़ी बात है कि इतने सारे डिस्कशन और इतने साल से बातचीत करने के बाद भी हम एक फोरम नहीं बना पाए जहां पर हम इनकी पुरुषों की भी समस्याओं को ले पाए या उसके बारे में भी बात कर पाए, या कम से कम यही देख पाए कि अच्छा चलो हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ हम्म। पुरुष की तरफ से नहीं होता, स्त्री की तरफ से भी होता है। ये भी बात, जबकि आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड ये जो लॉ है ये जेंडर न्यूट्रल है। लेकिन हमारे देश में आकर वो प्रो लेडी या प्रो वीमेन हो जाता है। हाँ, हाँ। बल्कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है इसको बाहर जो है स्पाउसल वायलेंस कहा जाता है। स्पाउस तो कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उसको जो है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमन बोल देते कल जब थोड़ा सा पढ़ रही थी इसके बारे में तो देख रही थी कि हर 3 पुरुषों में से एक पुरुष ऐसा होता है जो इस तरह की किसी न किसी वायलेंस का शिकार होता है। हैं। हम्म। आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है इस बिल्कुल मामले में? होता है, और वो लोग बात भी नहीं कर पा रहे हैं इसको ना। एक्चुअली तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंकड़ा है नहीं। तो अगर गवर्नमेंट का आंकड़ा अगर हम देखें तो वही है नेशनल, एक तो फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसमें हम देख सकते हैं, जिसमें जो है ओल्ड एज की विमेन पे बहुत अत्याचार कर रही हैं बहुएं, ऐसे करके बहुत सारे बार आ चुका है न्यूज़पेपर्स में। दूसरा आंकड़ा यही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है, जो ये सुसाइड का डेटा बताता है। उसमें मैरिड मैन सुसाइड रेट ज्यादा है, और उसमें भी अगर आप वो गोला देखेंगे जो बनाते हैं तो उसमें जो है जो रीजन बताए गए हैं वो डोमेस्टिक कारण बताए गए हैं। तो अब डोमेस्टिक कारण तो कोई भी हो सकते हैं, उसके बारे में कोई भी विस्तार से चर्चा हुई नहीं है। पर हाँ, लड़के अगर वाइफ से हम ना भी कहें तो वो अपने घर वालों से भी बहुत बार सताए हुए होते हैं, पर वो बात नहीं कर पाते हैं। कभी कभी उनके अपने पेरेंट्स, कभी अपने भाई बहन, कभी सामाजिक परिस्थितियां, वर्क प्लेस पे ही उनका शोषण चल रहा होता है, पर वो बात नहीं कर पाते हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो काम कर रहा हो और इस तरह की रिसर्च कर रहा हो, निकाल पा रहा हो ऐसा डाटा कि जो अब्यूज हो रहा है पुरुषों के साथ, वो किस किस तरह का है और कितने प्रतिशत मतलब उसकी वजह से सुसाइड्स हो रहे हैं या किस और तरह की समस्याएं पुरुष झेल रहे हैं आज के डेट में? एनजीओ तो बहुत सारे काम कर रहे हैं पुरुषों के वेलफेयर के लिए, जो कम्युनिटी फीलिंग उनको देने लग गए हैं। लेकिन आई डाउट कि किसी ने अभी तक ये सब की तरफ ध्यान दिया है कि डेटा लाया जाए। हालांकि मैं सबसे कई बार अपील करती रहती हूँ कि ऐसा डेटा आना चाहिए। हम लोग एक फोरम बना लेते हैं, मैं कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ उसमें। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि फॉरमेन इंडिया हो गया या मेन टॉक हो गया या और जर्नलिस्ट हो गए जो यहाँ पर जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, मेन वेलफेयर ट्रस्ट हो गया, ये लोग तो खैर कोर्ट में देखते हैं, अगर इस तरह का कोई मुकदमा आता है तो उसके खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट बात हो नहीं पाई है इस पे। मेरे ख्याल से सब लोग इसी वजह से रुक जाते हैं कि धन की कमी हो जाती है या फिर लोगों की कमी हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाए तो भाई वो जिम्मेदारी से फिर काम करेंगे और फिर एक अच्छे से एक फोरम पे बात हो पाएगी। बल्कि मुझे तो लगता है महिलाओं के बारे में भी जो ये डेटा निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, इस पर भी प्रश्न उठना चाहिए कि किससे पूछते हो आप जाके। इतने साल हो गए आपको काम करते हुए, कोई बदलाव आपको देखने में मिला? मतलब जब आपने काम करना शुरू किया था तब ऑर्गेनाइजेशन कम थे या इसको मतलब मान्यता नहीं थी कि भाई पुरुष भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा हो, एक एम्पैथी पुरुषों के लिए भी जनरेट हो रही हो सोसाइटी में, तो आप क्या बदलाव देख पा रही हैं इतने हाँ, साल? बदलाव तो डेफिनेटली है, क्योंकि जब मैं मूवमेंट में आई तो मैं क्यों आई, क्योंकि मेरे घर पे केस हुआ था इसलिए। उससे पहले तो मुझे कोई चिंता नहीं थी कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अब एक पॉजिटिव बदलाव ये है कि नए लड़के लड़कियां बात करने लगे, बल्कि लड़कियां भी बात करने लगी और ज्यादा ही बात करने लगी, वो प्रश्न पूछने लगी हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो कमा भी रही हैं, वो सब कर रही हैं, और जब वो लॉ पढ़ती हैं तो उनको खुद को दिखने लग गया है, तो वो खुद कहती हैं कि ये किस तरह का लॉ है। और उनको भी पता है कि जो भी पुरुष के ऊपर आएगा वो उनके ऊपर अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आने ही वाला है। तो ये बदलाव हुआ है कि वो बच्चे जो मैरिड नहीं हैं, जिनका इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो फिर भी बात कर रहे हैं और अब खुल के इस बारे में बात होती है। मीडिया भी बात करने लगा है। जैसे कल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस था तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने खुद से उठाया इसको, जबकि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है, फिर भी लोग बात कर रहे थे। मैं देख रही थी एफएम चैनल्स पे भी बात हो रही है, मीडिया में भी बात हो रही है, लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज ने भी सेलिब्रेट किया। तो ये एक वेलकम चेंज है।
बिल्कुल। और मैंने भी देखा कि कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जो जनरल लोग हैं, डॉक्टर हैं मान लीजिए या फिर कॉमन मैन है, उन लोगों ने भी इसके बारे में लिखा है। उन्होंने थोड़ा ही लिखा लेकिन सही बात है कि एक पॉजिटिव चेंज है कि अब उनके बारे में भी बात होने लगी है। तो कब आपको कुछ इसके बारे में आइडिया है कि किस सेक्टर या किस फैमिली बैकग्राउंड या मैं कहूँ कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड के पुरुष जो है वो ज़्यादा प्रताड़ित हैं या ज़्यादा परेशान हैं? जो वर्किंग क्लास है, मैंने देखा है कि वो लोग बहुत चाहे वो कॉर्पोरेट है या गवर्नमेंट में है, ठीक है, मैं मान के चलती हूँ कि जिसको ये लोग अल्फा बीटा ये सब बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से जो एक सर्टेन कैटेगरी है, जैसे जो पावरफुल और पैसे वाले लोग हैं, उन पर इफेक्ट तो आता है लेकिन कम आता है। जैसे ऋतिक रोशन के डिवोर्स के बारे में आप सुनेंगे कि उसने इतने पैसे खर्च किए और उसका काम खत्म हो गया। लेकिन वहीं पर अगर कोई मिडिल क्लास आदमी है, जो वर्किंग क्लास वाला है, कॉर्पोरेट वाला है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, या कोई ऐसा किसी ऑफिस में काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है, साथ में वो ये कोर्ट कोर्ट भी उसको खेलना पड़ रहा है, तो उसको दिक्कत हो रही है। बाकी पावरफुल मैन को दिक्कत नहीं है। और बल्कि नीचे वाला जो तबका है ना, जो लेबर वेबर क्लास है, फर्क है वहां, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि उनके वहां पे वो सोशल स्टिग्मा जैसी चीज नहीं होती है कुछ भी। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आज इससे शादी हुई तो कल उसको ले लिया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, बहुत ज्यादा वो पैसे भी खर्च नहीं करते हैं। और मिडिल क्लास, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ही बोझा होता है ना ये सारी चीजों का, सोशल स्टिग्मा का भी, कल्चर का भी, और सबका, और इज्जत और ये सब मान, तो हम लोगों के ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बाकी दो क्लासेस, हाँ डेफिनेटली कुछ एक्टर्स ने फिर भी बात की है, पावरफुल मैन ने भी बात की है, पॉलिटिशियंस ने पार्लियामेंट में, अनुभव मोहंती जैसे कुछ लोगों ने बात की है, बट बहुत खुल के बात वो लोग नहीं कर पाए हैं। बाकी मिडिल क्लास के ऊपर बहुत अच्छा खासा प्रभाव आ रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर इन लड़कों को थोड़ी छुट्टी दे दी जाती, कोर्ट में ना जाना पड़ता, इनको इतना टाइम वेस्ट ना होता, तो ये बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट कर सकते थे देश की प्रगति में, लेकिन वो लोग वहां बिजी हैं। मतलब मिडिल क्लास जो है वही ज्यादा प्रताड़ित है, वही उसी के पुरुष ज्यादा प्रताड़ित है। वो कोई भी सेक्टर में हो सकते हैं ना। हाँ, ये 10 सालों में आप इस लड़ाई को कहाँ देखती हैं या क्या परिवर्तन चाहती बहुत हैं? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे भी दिमाग में आता है कि अगले 10 साल में मैं ये देखती हूँ कि पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई इस बारे में बात कर रहा है और इस पर डिस्कशन हो रहा है, लॉ बन रहा है या नहीं, छोड़ देते हैं उसको। और ऐसे नहीं कि लॉ का दुरुपयोग हो रहा है, नहीं, मेन के बारे में, पुरुषों के बारे में बात हो रही है कि ये मुद्दे हैं, इस पर कोई कानून आना चाहिए। मतलब कुछ एमपीज हैं जो बन गए ऐसे, या मैं ही कल को पहुंच जाऊं या आप ही पहुंच जाएं कल को। तो ये मेरा विजन है कि कुछ लोग हैं जो ये जाकर ये बातचीत स्टार्ट करें। मतलब उठाएं लॉ बनेगा इसे। ये भी हमें नहीं पता है, हाँ एटलीस्ट वार्ता हो इस जरूरी है एक्चुअली, बातचीत शुरू हो जाए एक बार तो फिर राह लंबी पर। जरूर होती है लेकिन मंजिल मिलती जरूर है। बात ही ना हो किसी मुद्दे पर तो हाँ ये बहुत दुखद स्थिति हो जाती है। जी। तो कुछ और आप यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहें? इस कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ है हम। कुछ और आप हाँ, बोलना चाहें, आप कोई अपील करना चाहें, कुछ पुरुषों को कहना चाहें? जब तक तो कोई लॉ नहीं आ रहा है, तब तक इतना तो कर सकते हैं कि एक दूसरे की बात सुनना शुरू करें। हम एटलीस्ट लड़के लड़के एक दूसरे की, हम इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी उसी पार्टी में शामिल होती हूँ अक्सर ही, एटलीस्ट हम मजाक ना उड़ाएं एक दूसरे का। और यहाँ पर ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पावरफुल मैन पे असर नहीं आता, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, तो एटलीस्ट उनको आप शोल्डर देना शुरू करेंगे, वो खुल के अपनी बात कह पाए, ये ना कहेंगे अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 200 करोड़ का अंपायर है तुम्हारा, फिर भी उसका अगर 100 करोड़ जाता है तो उसे नुकसान होता है, उसने मेहनत से बनाया है। तो जब हम एक दूसरे से बात करना शुरू करें, और लड़कियां भी जो सुन रही हैं एटलीस्ट बोलना शुरू करेंगे ना जब आप इसके बारे में, क्योंकि ये पे बैक टाइम है, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा कुछ किया है, और अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए, पुरुषों के लिए कुछ करें। निश्चित तौर पर उनके शामिल हुए बिना तो जो हम कहते हैं कि इतना बदलाव आ गया, हम इतना इंडिपेंडेंट हो गए, हमने इतना अचीव कर लिया, ये पॉसिबल नहीं होता अगर उसमें किसी भी रूप में पुरुष शामिल ना होते। तो वो शामिल रहे हैं, ये उतना ही सच है। सही। आप कुछ यहाँ पर कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ बताना चाहें कि अगर कोई पीड़ित हो, प्रताड़ित हो तो वो कहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है, किससे कांटेक्ट कर दो सकता है? प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी जुड़ी हुई हूँ, एक है मेन टॉक, दूसरा है फॉरमैन इंडिया। इन दोनों से ही आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे भी सोशल मीडिया पे कहीं कांटेक्ट करना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को जो है इन लोगों के साथ कनेक्ट कर दूंगी। बहुत सारे लोगों की तो काउंसलिंग मैं ही कर देती हूँ, तो किसी ऐसे को जानते हो तो आप मुझसे ही संपर्क कर सकते हैं। तो अगर कोई फ़ोन नंबर भी आप वहाँ पे देना चाहें तो हम यहाँ जब ये वीडियो उसमें अपलोड करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर दे देंगे, या फिर अगर कोई लिंक आप अपने प्रोफ़ाइल का या कहीं का भी कोई लिंक
शेयर करना चाहें तो आप प्लीज़ उसे शेयर कर दें, ताकि किसी को भी अगर ज़रूरत हो तो वहाँ से वो कनेक्ट करके वो आप तक पहुँच सके। ठीक बहुत-बहुत है, मैं धन्यवाद ज्योति जी, ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए, अपनी यात्रा के बारे में बात करने के लिए। मेरी शुभकामनाएँ रहेंगी, मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी आप उस सदन में पहुँचे, जहाँ पर आप इस ज़रूरी मुद्दे पर भी बातचीत कर सकें। अक्सर हम कुछ चीज़ों को ये सोच के छोड़ देते हैं कि नहीं, ये बहुत गैर ज़रूरी है, या ये पुरुषों से जुड़ा हुआ है, इससे हमको क्या लेना-देना, या हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब तक हम लोग सब मिलकर किसी मुद्दे पर, किसी समस्या पर बात नहीं करेंगे, तब तक समाधान निकलना असंभव है। इसलिए आप थोड़ा ही कीजिए, लेकिन बात ज़रूर कीजिए मुद्दे पर, क्योंकि एक आदमी भी अगर आपकी बात को सुनता है, तो आपका बोलना सफल है। इसी के साथ अब मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार।